नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने जा रहे हैं डेफिसिट्स को, घाटों को। अखबारों में पढ़ते हैं बहुत बार, जब खासतौर पे बजट आया होता है तब इन सब का जिक्र होता है। पर इसको समझने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम इस बजट के डिफरेंट क्लासिफिकेशन को समझें, क्योंकि इसको समझे बगैर इसको समझना नामुमकिन है। तो पहले हम इसको समझेंगे। ये अपने आप में बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इसको ब्रीफ में यहाँ पर करेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि इसको समझा जा सके। तो बजट के मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बजट जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक रेवेन्यू अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं साथ साथ में कुछ वर्ड्स के मीनिंग बता देती हूँ, और यदि फिर भी ना समझ में आए तो आप गूगल करके देख सकते हैं। और इन केस कोशिश कीजिए कि यदि आप समझ सकते हो तो इंग्लिश में समझें, ज़्यादा ईजी रहेगा। तो रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व, अकाउंट का मतलब होता है खाता, और कैपिटल का मतलब पूंजी होता ही है। तो रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट को आगे रेवेन्यू रिसीट होएगी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अब आप देखो, बजट का मतलब ही क्या होता है। आप घर पे भी तो बजट बनाते हो, क्या होता है उसके अंदर आपकी इनकम होती है और आपका खर्च होता है। तो ये आपकी आमदन है। आमदन कहाँ से आ रही है? जो रेवेन्यू अकाउंट की आमदन है वो कहाँ से आ रही है? टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से। इस पर पूरी की पूरी वीडियो बनी हुई है, यदि आपने डिटेल में भी इसको देखना हो तो। और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर में यानी जो इस अकाउंट का मतलब ही क्या है? डे टू डे खर्च और डे टू डे इनकम। तो जो इनकम आ रही है, जो इनकम जा रही है, लेकिन जो मेजर चीज़ समझने वाली है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पे आई इनकम और यहाँ पे आया खर्च जो है वो आपकी ना तो लायबिलिटीज़ को बढ़ाता है ना घटाता है, ना एसेट बनाता है ना एसेट को घटाता है। तो बेसिकली ये कोई भी कैपिटल अकाउंट में कोई भी चेंज नहीं करता है, यानी कोई आपकी संपत्ति नहीं बनती इससे, ठीक है। तो और ना ही संपत्ति कोई खर्च भी हो रही होती है। तो वो सारा जो इसके अंदर जो भी घटा रह जाता है उसको हम यहाँ पर आके पूरा करते हैं। तो ये आपकी कैपिटल रिसीट है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब यहाँ पर हमारे खर्च ज़्यादा हो जाएं तो हमें लोन लेने पड़ते हैं, समझ गए? लोन यानी कि किसी से उधार लेना है, या फिर हमें अपनी कोई ना कोई संपत्ति बेचनी पड़ती है। कोई दुकान बेच दी, या गवर्नमेंट जो है वो अपना हिस्सा निकाल लेती है, जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स होती हैं उसमें से हिस्सा निकाल देती है, या कहीं ज़मीनें बेच देती हैं। तो वो सारा का सारा कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश कहते हैं उसको, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? अब ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में क्या आएगा कि आपने लोगों को लोन दे दिया तो वो इस पार्ट के अंदर आएगा, या कोई एसेट खर्च करने के लिए आपने जो खर्च किया, कोई बिल्डिंग बना रहे हो, कोई होटल बना रहे हो, कोई हॉस्पिटल बना रहे हो, या कॉलेज बना रहे हो, कोई फैक्ट्री बना रहे हो, तो वो सारी एसेट क्रिएशन, इवन रोड बना रहे हो, जो भी, ठीक है। तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया। तो ये आपको सारा समझ में आ गया। इसको समझने के बाद इसको समझना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले रेवेन्यू अकाउंट पे जो डेफिसिट हो रहा है या घाटा हो रहा है उसकी बात करते हैं। तो इसको आप इसी तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए आप जो है एक सैलरीड पर्सन है, या मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, और मुझे जो इतनी सैलरी मिल रही है उसमें से जो मेरे डेली डे टू डे के खर्च हैं, चाहे किसी को मैंने इंटरेस्ट पे करना है, या मेरे घर जो हेल्पर लगी हुई है उसको मैंने सैलरी देनी है, या ग्रांट्स या कुछ भी और खर्च करना है, मेरे बच्चों की फ़ीस देनी है, या घर का जो राशन है, तो वो सारे खर्चों के कंपैरिजन में मेरी इनकम कम पड़ रही है, राइट। इतनी सी बात है। तो ये सेम अप्लाइज विद द गवर्नमेंट, ठीक। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कुछ प्लस में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि भाई आपको घटा हुआ है। तो इम्प्लीकेशंस क्या है? इस इम्प्लीकेशन का मतलब इसके मायने क्या है? इसका मायना सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप ये देखो, इसका क्या मायना है कि मेरा खर्च मेरी इनकम से ज़्यादा, इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं से उधार लेनी पड़ेगी। फीस तो मैंने बच्चों की देनी है ना, तो मुझे कहीं से उधार लेके उसको पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरा घाटा बढ़ने वाला है, मेरे ऊपर लायबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं, मुझे उधार लेना पड़ रहा है। तो पहली बात तो ये है कि मेरी यहाँ पर जो घटा है इसका मतलब है कि सरकार की इनकम इतनी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार की इतनी इनकम नहीं है कि वो अपने डे टू डे के रेगुलर और रेकरिंग जो बार बार होने वाले एक्सपेंडिचर हैं उसको पूरा कर सके। दूसरी बात, उधार लेना पड़ेगा, मैं पहले ही बता चुकी। तीसरी बात है फ्यूचर बर्डन। यदि मैं अपना डेली का खर्चा मीट आउट नहीं कर पा रही हूँ तो इसका मतलब मेरे बच्चों पर भी जो है ये कर्ज का असर दिखेगा, ठीक है। और एक वार्निंग सिग्नल भी है कि भाई अपना खर्च संभालो, खर्च को
कम करो। और बजट डेफिसिट की बात करें तो बजट डेफिसिट में क्या आ जाएगा, इसको और इसको जोड़ दो, यानी कि जो हमारी रिसीट्स हैं, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, दोनों की रिसीट को जोड़ दो और दोनों के खर्च को घटा दो, तो ये आपका बजट डेफिसिट आ गया। अगेन वही सारी चीज़ें इसमें भी आएंगी। अब इसके सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, और इवन किसी इकोनॉमी की आपने फाइनेंशियल हेल्थ देखनी हो तो भी आपको इसी पैरामीटर की हेल्प लेनी पड़ती है। सबसे पहले आपसे पूछा ये जाता है कि फिस्कल डेफिसिट कितना है किसी इकोनॉमी का। तो सिंपल है, पर आमतौर पर स्टूडेंट्स इसमें गलती भी करते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो, टोटल एक्सपेंडिचर, जितना आपका टोटल खर्च हुआ है उसमें से आपने सारी इनकम घटा देनी है जो भी आपको मिली, चाहे रेवेन्यू रिसीट है चाहे कैपिटल रिसीट है, लेकिन बोरोइंग को छोड़ के। बोरोइंग इसके अंदर आपने शामिल नहीं करनी है, यानी बिना उधार लिए कितना आप जुटा सकते हो इसके बारे में आपको यहाँ से पता चलता है। या फिर आप एक शब्द में आपको सिंपली ये समझाऊं तो इसका मतलब है कि आपको उधार लेने की कितनी ज़रूरत है, ये आपको ये वाला डेफिसिट बताता है। यानी सरकार को ये बताने का काम फिस्कल डेफिसिट करता है कि भी सरकार ने इस साल, एक साल के अंदर कितना जो है उधार लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, मान लीजिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि 500 रुपया जो है या 500 करोड़ जो है वो हमारी रेवेन्यू रिसीट है और कैपिटल रिसीट्स है 300 करोड़, ये हो गई 800 टोटल। ठीक है, 800 करोड़ आपकी इनकम है। ठीक, 800 करोड़ आपकी इनकम है। चाहिए कितना हमें, चाहिए हमें 1000 करोड़। ठीक, 1000 करोड़ चाहिए और आपके 800 करोड़ आपके पास है, तो इसका मतलब आपका डेफिसिट कितना है, 200 करोड़ का। और यही आपका फिस्कल डेफिसिट है और यही आपकी जो लोन आपको चाहिए वो वाले लोन है। ठीक है, तो ये अंदाज़ा लग जाता है आपको यहाँ से। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके इम्प्लीकेशन बड़े खतरनाक हैं। सबसे पहली बात है कि इकॉनमी, यदि फिस्कल डेफिसिट को की हमेशा एक लिमिट रखी जाती है, ठीक है, उस लिमिट से ऊपर हो गया तो ये खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे एक तो डेट ट्रैप के अंदर फंसने का, यानी उधार का जो जाल है। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, अब यहाँ से आपने 200 करोड़ का ऋण लिया, 200 करोड़ का जो ऋण लिया उससे क्या हुआ, उसकी वजह से आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट पेमेंट जब आपकी बढ़ेगी तो आपको रेवेन्यू का अकाउंट ही मेंटेन करना मुश्किल। सिंपली देख लीजिए, आप किसी भी अपने अड़ोस पड़ोस में किसी या रिश्तेदार की तरफ निगाह घुमा के देख लीजिए, जिन्होंने खर्चे ज़्यादा किए हैं, जिनको ज़्यादा उधार लेना पड़ा, फिर उस उधार को चुकाने के लिए उधार लेना पड़ता है, फिर इंटरेस्ट पे करने के लिए उधार लेना पड़ता है, तो कुल मिला के वो एक चक्कर के अंदर फंस जाते हैं, जिसको विशियस साइकिल कह देते हैं हम। इन्फ्लेशन बढ़ता है इकोनॉमी में, महंगाई बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि आपने पैसा लिया, चाहे आरबीआई से लिया या बाहर की किसी गवर्नमेंट से लिया, तो उससे क्या है, इकोनॉमी के अंदर पैसों की मात्रा यानी मनी सप्लाई बढ़ गई। मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब हमेशा ही ये होता है कि आपके पास जो है चीज़ें उतनी नहीं है, लेकिन पैसा ज़्यादा है तो ज़्यादा डिमांड तो मतलब ज़्यादा प्राइसेस, और फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाती है। जहाँ से आप ले रहे हो वहाँ पे आपकी डिपेंड भी तो कर गए ना आप, तो देन फ्यूचर ग्रोथ। नेचुरल उधार तो पता ही, उधार का एक इंसान के लिए जितना नुकसानदेह है, ऑलमोस्ट उतना नहीं लेकिन ऑलमोस्ट उतना ही एक इकोनॉमी के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, एक्सपेंडिचर को घटाना चाहिए और रेवेन्यू को बढ़ाना चाहिए। दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और हैं इससे रिलेटेड, वो है एक तो प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा का मतलब है कि फिस्कल डेफिसिट के अंदर से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो। अब ये क्यों माइनस कर दो, ताकि सरकार जो प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट चल रही है वो ये दिखा सके कि भाई ये हमारा किया हुआ नुकसान नहीं है, ये हमारा लिया हुआ उधार नहीं, ये तो हम पिछले वाले लोन पर जो है इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो वो इंटरेस्ट, क्योंकि वो आपको वो तो आपकी लायबिलिटी है, आपको पे करनी ही पड़ेगी। ये पिछला घाटा है जो मेरे पिताजी ने किया था, जो उधारी ले रखी थी वो वाली उधारी है जिसमें मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूँ। तो इसलिए इंटरेस्ट पेमेंट को उसमें से माइनस कर देते हैं, तो आपका जो आपको दिख जाता है कि आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं या घट रही हैं। तो ये इस प्राइमरी डेफिसिट का फ़ायदा होता है। देन कम्स मोनेटाइज डेफिसिट। तो मोनेटाइज डेफिसिट बेसिकली जो आरबीआई से सरकार उधार लेती है, तो मैक्सिमम टाइम जो है या तो प्रिंट
करता है मनी गवर्नमेंट आरबीआई, या फिर जो है वो अपने जो अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर से सरकार को देता है, तो वो सारे के सारे से क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ती है। तो मोनेटाइज डेफिसिट भी बेसिकली जो वो पार्ट है मनी का जो कि बढ़ा है इस साल, ठीक है, और ये भी फिस्कल डेफिसिट का ही एक पार्ट होता है। तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक आपका आज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें।